वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स को हम जैव अणु कहते हैं। यह चैप्टर आपको बायोलॉजी तथा केमिस्ट्री दोनों में देखने को मिलेंगे, इसलिए यह चैप्टर और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये चैप्टर हमारा तैयार होता है तो हम इसका लाभ दो तरह से उठा सकते हैं। बायोलॉजी तथा केमिस्ट्री दोनों विषयों में हमें इसका लाभ पूर्णतः मिलता है, इसलिए इस वीडियो को हम ध्यान से देखते और समझते चलते हैं। सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन की बात करेंगे। डिफिनीशन क्या होता है इसके, और इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे अणु आते हैं जिसे हमें जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो देखते हैं इसकी डिफिनीशन को। आप कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जो जीवधारियों के लिए वृद्धि तथा विकास के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। वृद्धि तथा विकास के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। आइए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से अणु हैं जो जीवधारियों के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें से पहला अणु आपका आता है, पहला एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आता है प्रोटीन। तीसरा है हार्मोन्स। चौथा है अमीनो एसिड। इसी क्रम में पांचवा है विटामिन और छठा है न्यूक्लिक एसिड। ये सभी जो अणु होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। इनका बहुत अहम रोल होता है हमारे शरीर में और हमारे दैनिक जीवन में इन सभी अणुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो अणु हैं ये जीवधारियों के मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो उनके अपना जीवन यापन करने के लिए उपयोगी होते हैं। हम इन सब के बारे में एक एक करके अध्ययन करते चलेंगे जो हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट है, हार्मोन्स है और विटामिन है। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं वो इस साल रिड्यूस कर दिए गए हैं या घटा दिए गए हैं। तो हम इस बार जो है इन्हीं 3 चैप्टरों पर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके क्या उपयोग हैं, इनकी संरचनाएं क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक इसी तरह से हार्मोन्स और विटामिन के बारे में भी समझेंगे। आइए हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, या आप कह सकते हैं ऊर्जा का जो स्रोत है हमारे शरीर में वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में टूटी फूटी अंगों तथा कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इसी तरह से हार्मोन्स जो होता है ये हमारे शारीरिक क्रियाकलापों तथा हमारे शरीर के डेवलपमेंट तथा निश्चित समय के पश्चात तमाम परिवर्तन देखे जाते हैं वो हार्मोन्स के कारण होते हैं। ठीक इसी तरह से अमीनो एसिड जो होता है ये प्रोटीन का सबसे छोटा अणु होता है, या आप कह सकते हैं प्रोटीन के निर्माण में ये अमीनो एसिड का अहम रोल होता है। इसी तरह से विटामिन जो होता है ये हमारे शरीर के रोग रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसकी कमी से हमें तमाम तरह के रोग या उत्पन्न होते हैं। तो इसी क्रम में आपका अगला आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है आपने बायोलॉजी में पढ़े होंगे या आप पिछली क्लासों में जाने होंगे। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो DNA RNA को बनाने में बहुत अहम रोल होता है, या आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। तो हमने संक्षिप्त रूप में इन सब के कार्य के बारे में जाना है। आइए हम डिटेल में इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसके क्या डिफिनीशंस हैं,
इसके यह कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मुख्यतः 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? 3 परमाणुओं से। वो कौन कौन से परमाणु हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसको जो पुरानी परिभाषा थी कार्बोहाइड्रेट को, वो यह कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक तरह से सम्मिलित रूप होता है या मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक उसी तरह से होता है जैसे जल में पाया जाता है H2O में 2:1 का। तो इसको दूसरे रूप में डिफाइन किया गया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। किसके हाइड्रेट होते हैं? कार्बन के। तो कार्बन के हाइड्रेट को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये जो थी पुरानी परिभाषा थी। लेकिन यह तमाम तरह के ऐसे भी हाइड्रेट्स देखे गए जो जिसमें कार्बन पाए जाते थे परंतु वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। उसके अंतर्गत आप कह सकते हैं एस्टिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड या ऐसे बहुत सारे उदाहरण पाए गए जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यही अनुपात देखा गया। इसलिए यह बहुत ऑथेंटिक परिभाषा नहीं रहा, इसलिए हम इसे कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत नहीं रखते हैं। जो मॉडर्न परिभाषा दी गई कार्बोहाइड्रेट की वह कुछ इस प्रकार से रहा। हम अपने अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपसे पूछा जाता है तो हम इसी परिभाषा को बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या 3 से अधिक होती है। कितनी होती है? 3 से अधिक। और हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ या तो एल्डिहाइड जुड़ा होगा अथवा कीटोन क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा होगा। अगर ये समूह जो है जैसे एल्डिहाइड के साथ हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या उपस्थित है तो वो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसका जो संरचना सूत्र होता है CHO सिंगल बंद CHOH 4 टाइम्स और CH2OH। कहने का मतलब आप साफ साफ देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या 5 है और एल्डिहाइड समूहों की संख्या 1 है। 1 एल्डिहाइड पाए जा रहे हैं, 5 और 1 का रेशियो है। तो ये जो है ये जो ग्लूकोज होता है इसको कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक इसी तरह से अगर हम फ्रक्टोज का एग्जाम्पल लें, फ्रक्टोज का सूत्र होता है C6H12O6। जो सूत्र ग्लूकोज का होता है वही सूत्र फ्रक्टोज का भी होता है, मगर इनकी संरचना में भिन्नता पाए जाने के कारण इसका नाम अलग होता है। जैसे CH2OH CO CHOH 3 टाइम CH2OH। तो आप देख रहे हैं OH, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन पाया जा रहा है और हाइड्रॉक्सिल समूह जो है हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या 5 पाई जा रही। तो ये सभी जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 2 चीज़ें मस्त हैं। क्रियात्मक समूह के रूप में या तो एल्डिहाइड पाया जाएगा अथवा कीटोन पाए जाएंगे और उसके साथ साथ हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या 3 से अधिक अगर उपस्थित है तो वो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आप रख सकते हैं।
अब कार्बोहाइड्रेट को जो है तमाम वर्गों में बांटे गए हैं उनके प्रकृति के अनुसार। जैसे उसमें मुख्यतः 3 वर्ग दिए गए हैं। जैसे उसमें से पहला आपका आता है जल अपघटन के आधार पर। पहला आपका क्या है? जल अपघटन के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जल अपघटन के आधार पर, दूसरा जो आपका आता है स्वाद के आधार पर, और तीसरा जो है अपचयन के आधार पर। तो हम क्रमशः एक एक करके पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जल अपघटन के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है। जल अपघटन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका आता है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा इसी क्रम में आपका है सी पॉलीसैकेराइड। अगर आप नाम को ध्यान से देखेंगे तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। मोनोसैकेराइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे सरलतम रूप होता है। यह कार्बोहाइड्रेट मतलब इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, अर्थात जल के साथ वो अपघटित नहीं होते हैं। तो आप इसके डिफिनीशन को इस तरह से कह सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, जल अपघटन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का अगर हम जल अपघटन कराएं तो इसका जल अपघटन नहीं होता है, या अब इससे सरल अणुओं में यह नहीं टूटता है। तो इसी तरह से आपके इस तरह से मोनोसैकेराइड हो गया। दूसरा आपका आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड में अगर इनका जल अपघटन कराया जाए तो इसमें मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु अगर प्राप्त हो रहे हैं तो वो ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। कितने? 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड। अगर 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त हो रहे हैं तो वो ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ओलिगोसैकेराइड को पुनः जो है, जैसे अगर मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त हो रहे हैं तो इसको डाइसैकेराइड कहेंगे। अगर 3 अणु प्राप्त होते हैं तो ट्राइसैकेराइड कहेंगे। 4 अणु प्राप्त होते हैं तो टेट्रासैकेराइड कहेंगे। इसी तरह से 5, 6 पेंटा हेक्सा सैकेराइड आप कहते चले जाएंगे 10 तक। ठीक है, इसको अभी हम बाद में देखते हैं, ओलिगोसैकेराइड को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे उसके बाद हम देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक अणु प्राप्त होते हैं। मतलब 10 से अधिक अणु का मतलब इनफाइनाइट, किसके? मोनोसैकेराइड के अगर अणु प्राप्त हो रहे हैं तो वो क्या होंगे? वो जो है आपके पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अगर इनका जल अपघटन कराया जाए, जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक अणु, आप कह सकते हैं इनफाइनाइट अणु अगर प्राप्त हो रहे हैं तो वो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। पॉलीसैकेराइड की क्या विशेषता होती है, थोड़ा सा इसके भी सब बारे में जान लेते हैं। पॉलीसैकेराइड जो होता है वो जल में बहुत कम विलेय होता है। इनको घोलने के लिए हम थोड़ा सा एसिड का प्रयोग करते हैं, और ताकि ये आसानी से जल के द्वारा अपघटित हो जाए। और ये जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। पॉलीसैकेराइड मुख्यतः जो होते हैं, अब आइए हम थोड़ा सा ओलिगोसैकेराइड के बारे में जानते हैं। बी आपका था ओलिगो
सैकेराइड। इसमें आपने जाना कि अगर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु प्राप्त हो रहे हैं तो वह जो है ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत रखा गया है। इसको पुनः सब उपवर्गों में बांटा गया, जैसे पहला था डाइसैकेराइड। अगर डाइसैकेराइड में आप नाम से क्लियर है कि इनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होंगे। जैसे एक उदाहरण ले लें, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। अगर इनका जल अपघटन कराया जाता है, जल अपघटन के पश्चात ये मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, जैसे C6H12O6, C6H12O6। एक आपका ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज होता है। आपको हमने पहले बताया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने के कारण जो होता है इनका नाम अलग अलग होता है। तो आपने देखा कि ये सुक्रोज इसका साधारण नाम चीनी होता है। इनका जब जल अपघटन कराया गया तो ये अपने सरल अणुओं में टूट गए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक इसी तरह से दूसरा लेते हैं हम ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड में क्या होता है कि इनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त होते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें, फॉर एग्जाम्पल रैफिनोज। रैफिनोज का सूत्र होता है C18H32O16। इनका जल अपघटन कराने पर जल के 2 अणुओं के साथ यह अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 3 अणु देते हैं, C6H12O6, C6H12O6 और C6H12O6। इसमें बेटा क्या होता है कि ये जो मोनोसैकेराइड के अणु हैं ये समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। समान का मतलब ये तीनों जो हैं आपके ग्लूकोज हो सकते हैं, अथवा यह तीनों अणु जो है अलग अलग हो सकता है। एक ग्लूकोज हो सकता है, दूसरा फ्रक्टोज हो सकता है, तीसरा माल्टोज हो सकता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज इन तीनों का अणु सूत्र एक ही है, केवल इनके अणुओं में इनके अणुओं की संरचना में भिन्नता पाए जाने के कारण नाम अलग अलग है। हम इनका जो है हमारे सिलेबस में यही 3 अणु अलग अलग है। ठीक इसी तरह से आपके अगले हैं टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, इस तरह से आपको पढ़ने हैं। तो हम जितना आपको पढ़ाना है उतना बता चुके हैं। अब आइए अगला देखते हैं। आपका अगला है तीसरा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से अणु आते हैं इसके बारे में जानते हैं। पॉलीसैकेराइड का जनरल फार्मूला जो होता है वो C6H10O5 का होल n, ये होता है पॉलीसैकेराइड का जनरल फार्मूला। अगर इनका जल अपघटन कराया जाए C6H10O5 होल n, इनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के ढेर सारे अणु प्राप्त होते हैं, C6H12O6। आपने पढ़ा है कि अगर इन पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन कराते हैं तो मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक अणु प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, यह आपका इसके अंतर्गत पहला आपका उदाहरण आता है स्टार्च, सेलुलोज,
सेलुलोज और ग्लाइकोजन। थोड़ा सा आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि स्टार्च कहाँ पर पाया जाता है, क्या होता है। जो होता है ये खाद्य पदार्थों का मुख्य स्रोत होता है। जैसे ये सब आलू में पाए जाते हैं, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है। सेलुलोज जो होता है ये पौधों के जो बाहरी आवरण होता है, या आप जिसको कह सकते हैं छिलकों में छिलके जो होते हैं या उनकी जो पत्तियां होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यह कार्बोहाइड्रेट किसके अंतर्गत आएगा? पॉलीसेकेराइड की। ठीक इसी तरह से ग्लाइकोजन भी आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो जंतुओं के शरीर में या मानव के शरीर में पाए जाते हैं। जब उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, जब जंतुओं के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वह ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। पुनः जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो यह ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से ग्लूकोज में टूट करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इन तीनों का सूत्र एक ही है, परंतु इनके संरचना सूत्र में भिन्नता पाए जाने के कारण इनका नाम अलग अलग है। इसके बारे में हम आगे चलकर बताएंगे आपको। इस तरह से आपका ये जल अपघटन के आधार पर हो गया। अगला आपका नंबर आता है दूसरा है स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो वर्गों में बांटा गया। पहला कहा गया शुगर, जिसे शर्करा कहते हैं, और दूसरा बी आपका आता है नॉन शुगर, जिसे शर्करा कहते हैं। नॉन शुगर के अंतर्गत आपके सभी पॉलीसेकेराइड के अणु आते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, अभी आपने पढ़ा सेलुलोज, और ग्लाइकोजन। ये सभी अशर्करा मतलब ये जो होते हैं नॉन शुगर जो होते हैं वो स्वाद में मीठे नहीं होते, जबकि शुगर जो होता है वो स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद के आधार पर इसे बताया गया। शुगर के अंतर्गत आपके मोनोसैकेराइड, मोनो और ओलिगोसैकेराइड ये सभी जो होते हैं आपके शुगर के अंतर्गत आते हैं। अर्थात मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के जितने भी अणु होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए उनको शुगर के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत आप उदाहरण जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी जितने भी आते हैं सब आप शुगर के अंतर्गत रह सकते हैं। और नॉन शुगर के अंतर्गत स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। हमने आपको परिभाषा भी बता दिया कि आप अगर स्वाद में मीठे हैं तो उसमें हम शर्करा कहेंगे या शुगर कहेंगे, शुगर कार्बोहाइड्रेट, और अगर स्वाद में मीठे नहीं हैं तो उन्हें नॉन शुगर कहेंगे। ये तो हो गई इसके स्वाद के आधार पर। तीसरा आपका आता है अपचयन के आधार पर। एक होता है, पहला है रिड्यूसिंग शुगर। अपचयन के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा गया है। कितने? दो वर्गों में। पहला है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा आपका आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, इसको भी एक लाइन में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत वे कार्बोहाइड्रेट आते हैं जो फेलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं। इस प्रकार के जो विलयन हैं अगर उनको अपचयित कर दें उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। और जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते हैं उन्हें नॉन शुगर कहते हैं। इसमें ये सभी जो आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज
ये सभी शुगर जो आपके होते हैं ये रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी जो होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज को अपचयित करते हैं। नॉन शुगर के अंतर्गत केवल आपका एक कार्बोहाइड्रेट आता है जिसका नाम है सुक्रोज। क्या नाम है? सुक्रोज, या आप कह सकते हैं चीनी। यह क्या करता है? टालन अभिकर्मक तथा फेलिंग सॉल्यूशन को अपचयित नहीं करता है। इस तरह से हम आज के इस वीडियो में आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तथा उसके वर्गीकरण के बारे में जाना। आइए हम एक बार फिर से पुनः समराइज कर देते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं लेक्चर के माध्यम से। आपने पहले ये जाना है कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। बायोमॉलिक्यूल्स को आप डिफाइन कर सकते हो कि वे कार्बनिक यौगिक जो जीवधारियों के वृद्धि तथा विकास में उपयोगी होते हैं या सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। अच्छा, ऐसे कौन कौन से अणु हैं? आपने जाना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी जो अणु हैं जीवधारियों के वृद्धि, विकास तथा और तमाम तरह की क्रियाकलापों में सहायक होते हैं। तो इसमें से हमें सभी अणुओं के बारे में जानना है। आपने जाना कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने समझा कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा गया है: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल के साथ अपघटित नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये 3 मुख्य कार्बोहाइड्रेट आते हैं। इसके बाद आपका दूसरा आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जल के साथ अपघटित हो जाते हैं। अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु देते हैं। अगर 2 अणु देते हैं तो डाइसैकेराइड, 3 अणु देते हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 अणु देते हैं तो टेट्रासैकेराइड, 5 देते हैं पेंटा, इस तरह से 10 देते हैं तो डेकासैकेराइड के अंतर्गत आप रख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है कि इनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक अणु 100, 200, 300, 400 अणु प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसके अंतर्गत स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये 3 मुख्य उदाहरण आते हैं। इस तरह से हमने जाना और समझा। थैंक यू।